हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कथासिस। आज एक और नया टॉपिक है डिस्कशन का एंड आई होप आपको ये यूज़फुल लगे। वील बी डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट विच आई फेल्ट कि हमारे आजकल के टाइम्स में ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए, ना कि एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करने वाले लोगों की। सो बेसिकली मैं एक क्वेश्चन के साथ ये वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगी। आई वांट टू आस्क कि क्या कभी भी आपको कुछ लोगों ने या फिर किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल ने या फिर आपकी फैमिली ने या आपकी सोसाइटी ने कभी भी आपको कुछ ऐसी कंडीशंस दी हैं कि आप इन कंडीशंस को फॉलो करो तभी आपको एक आइडियल पर्सन माना जाएगा? कोई ऐसी कंडीशन या फिर कोई ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर विच यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो एंड अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप एक आइडियलिस्टिक पर्सन बन जाते हो, और आप नहीं फॉलो कर पाते किसी भी रीज़न से तो आपको थोड़ी बहुत मुश्किल होने के चांसेस रहते हैं. So basically all these conditions which probably have been imposed on us, या फिर ऐसी कोई कंडीशन या ऐसी कोई क्राइटेरिया जो हमारे वर्थ को जज करता है, इसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में कंडीशंस ऑफ वर्थ बोला जाता है कि आप इन कंडीशंस को फॉलो करोगे तो आप वर्दी हो प्रेज़ के और अटेंशन के. आप इनको फॉलो नहीं कर पाए बाई चांस तो आपको थोड़े बहुत बैरियर्स फेस करने पड़ेंगे. हर सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं. बिकॉज आप एक सोसाइटी का पार्ट हो, आप एक ग्रुप का पार्ट हो, तो आपको एक सिविलाइज सोसाइटी में उसका एक मेंबर बनने के लिए आपको ये रूल्स जो हैं इनवॉलंटरली फॉलो करने पड़ते हैं. बट अगर वो रूल्स आपके अपने पर्सनल डिज़ायर से बाई चांस मैच नहीं खाते तब क्या होता है आगे, तब क्या उसका आगे इम्प्लिकेशन होता है, इस बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे. जब हम कंडीशंस ऑफ वर्थ की बात करते हैं तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगी. एक फ़ीमेल को अगर बोला जाए कि आप ट्रैवलिंग जॉब मत लो क्योंकि उसमें आपकी सेफ्टी पे क्वेश्चन आएगा. एक अगर मेल को बोला जाता है कुकिंग की जॉब मत लो बिकॉज वो तो फीमेल के लिए है, मतलब ऐसा अगर बोला जाए. एक मेल को रोने से रोकना या एक फ़ीमेल को तेज़ बोलने से रोकने के लिए, ये सब चीज़ें जो हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे सोसाइटी हमारे फ्री स्पिरिटेड बिहेवियर पे कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस कभी कभी लगाती रहती है. इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज अभी तक ऐसा ही चलता आया है. बट उसका क्या इम्प्लिकेशन होता है इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे. To talk about all these things, the first thing I would want to mention, जब हम कोई पर्टिकुलर नॉर्म या रूल फॉलो करते हैं जो हमारे डिज़ायर से मैच नहीं खाता, वहीं पर हमारे रियल और आइडियल सेल्फ में डिफरेंस आने लग जाता है. रियल सेल्फ हम वो है जो हम एक्चुअल में हैं, आइडियल सेल्फ जो हम बनना चाहते हैं. अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ने लग जाए वहीं पर ही हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारा कुछ डिस्कम्फर्ट हमारा बढ़ने लग जाता है. हमें रीज़न नहीं भी मालूम होगा कि हम क्यों फ्रस्ट्रेटेड हैं, बट यही एक रीज़न हो सकता है कि हम अपने आप को प्रोसेस में भूलने लग जाते हैं, जिस वजह से ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ के और सिवियर होके कुछ एक मेंटल कंसर्न भी बन सकता है अगर उस चीज़ को हम रिजॉल्व ना करें. ये रियल और आइडियल सेल्फ का कॉन्सेप्ट एक साइकोलॉजिस्ट थे कार्ल रॉजर्स जिन्होंने दिया था. उन्होंने इस बारे में बहुत एलैबोरेटली बात की थी कि रियल और आइडियल सेल्फ के बीच का डिफरेंस कैसे कम किया जाए. उसको कम करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक पर्सन जो है वो अपने आप को एक्चुअल में समझ पाए. अब यही इंडिविजुअल जो कि रियल और आइडियल सेल्फ को इकट्ठा नहीं कर पा रहा या उसके बीच के डिफरेंस को कम नहीं कर पा रहा, ये इंडिविजुअल कभी भी फुली फंक्शनल नहीं हो सकता. ये कभी भी अपने पूरे पोटेंशियल को नहीं दिखा सकता बिकॉज वो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो अपने एक्चुअल इंटरेस्ट को परस्यू नहीं कर पा रहा है या वो अपने एक्चुअल डिज़ायर्स को नहीं अकम्प्लिश कर पा रहा, जिस वजह से ये पर्सन जो है अपनी कन्फ्यूजन में कभी भी अपने पूरे पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता. तो ये हमारी लाइफ का सबसे मेजर मोटिवेटिंग फोर्स है टू पोर्ट्रे आवर फुलेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल, तो वही वो नहीं कर पाता. अब जो है यही फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल
जो पर्सन है ये हमेशा एम करता रहेगा कोई ऐसी चीज़ जो कि उसके रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर प्रेजेंट है, और उस कंफ्यूजन में वो पूरे लाइफ ऐसे निकाल देते हैं जहाँ पर वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जहाँ पर उनका पूरा मतलब दे डोंट वर्क होल हार्टेडली। उस वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस भी एफिशिएंटली नहीं दे पाते एंड खुद भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। इसकी एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन इसमें है, अगर ये रिस्ट्रिक्शन हमारे सोसाइटी ने हम पे इम्पोज की है और ये पर्सन हम यहाँ पर इस बाउंड्री के अंदर बैठे हुए हैं जबकि हमारा मन यहाँ पहुँचने का है, तो जितना बड़ा गैप हमारे एक्चुअल डिज़ायर और हम में होगा उतनी ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं। अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे ये हम लैटर पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे। फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट एक थियरिस्ट ने दिया था जिनका नाम है अब्राहम मास्लो। अब अब्राहम मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स नाम का एक पिरामिड दिया था जो कि कुछ इस तरीके से नज़र आता है। हायरार्की का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ लेवल बाय लेवल प्लेस्ड है, जो सबसे बेसिक चीज़ है वो नीचे आती है, हायर ऑर्डर नीड्स जो हैं वो ऊपर मौजूद है। So basically in this we start with the most basic need and we reach the highest peak point. So now talking about the basic need, physiological need, हमें अच्छे से पता है एक बच्चे का बेसिक नीड क्या होता है, दूध मिल जाए, मुझे खाना मिल जाए, वो अकम्प्लिश हो जाता है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। किसी रीज़न की वजह से उसको ओवर फीड किया गया या अंडर फीड किया गया, उसका भी इम्प्लिकेशन होता है। ओवर फीडिंग की वजह से मे बी वो ओवर एक्सपेक्ट करने लग जाएगा, अंडर फीडिंग की वजह से वो मे बी डिससेटिस्फाइड रहेगा। अब ये डिससेटिस्फैक्शन या फिर ओवर एक्सपेक्टेशन अगर उस लेवल पे नहीं रिजॉल्व की गई तो वो हमारे आगे के लेवल पे अपना इन्फ्लुएंस छोड़ती है। अब अगर आपका इस लेवल पे आप नहीं सेटिस्फाई हुए तो आपका एक पार्ट मतलब से अबाउट 10% ऑफ यू यहाँ पर अरेस्ट हो जाता है, आप यहाँ पर ही ब्लॉक हो जाते हो। आप उस ब्लॉक्ड माइंड के साथ आगे बढ़ते हो क्योंकि ऑब्वियसली हम जब बड़े होते हैं हमारा इंटरेक्शन बढ़ता है, हमारा सोसाइटी में इंटरेक्शन की वजह से हमारा होराइजन बढ़ता है। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड जो है हमें जो मोटिवेट करती है वो है सेफ्टी नीड। सेफ्टी ऑफ कोर्स फिजिकल सेफ्टी होती है और साइको सोशल सेफ्टी होती है। फिजिकल सेफ्टी मैं ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करना चाहूँगी, वो तो सिंपल है कि अपने आप को सेफ़ रखना। साइको सोशल सेफ्टी क्या है वो उस चीज़ को मैं आपको थोड़ा और इलाबोरेटली बताना चाहूँगी। अगर सपोजिटली आप फैमिली में किसी को अब्यूज़ होते हुए देखते हो, कोई फैमिली मेम्बर है जो एक छोटे मेम्बर को अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है या उसको किसी भी वे में अब्यूज़िव बिहेवियर शो कर रहा है, आप जाके अपने किसी इमोशनल एंकर से बात करते हो, चाहे वो आपका पेरेंट होंगे या कोई सिबलिंग होगा बड़ा, और वो आपको बोलते हैं कि चुप रहो, इस बारे में मत बात करो, कंप्लेन मत करो, बिकॉज़ वो मेंबर जो है जो ये गलत काम कर रहा है वो कोई ज़रूरी मेंबर है फैमिली का और उससे यूनिटी ख़राब हो जाएगी फैमिली की। तो आप अपना जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं सप्रेस करते हो क्योंकि आपको ये बोला गया है करने के लिए। तो आपके माइंड में ये एक इनसिक्योरिटी रह जाती है कि मुझे इस रिगार्ड में कोई हेल्प नहीं मिल रही है, और ये इनसिक्योरिटी आपको फिर इस लेवल पे फिर और ब्लॉक कर देती है। अब आप यहाँ भी ब्लॉक्ड थे, अब यहाँ भी ब्लॉक्ड हो, तो आपके अंदर माइंड में कुछ कुछ फ्रैगमेंट्स बनने लग जाते हैं। आपका माइंड जो है वो फ्रैगमेंटेड होने लग जाता है, वो आपको कंप्लीट नहीं होने देता। तीसरे लेवल ऑब्वियसली आप और इंटरेक्शन करते हो, आप और बड़े हो गए हो, आपको ये तीसरी लेवल ऑफ नीड जो है हमारे अंदर फिर एक बर्थ लेती है, विच इज़ कॉल्ड बिलोंगिंगनेस नीड। बिलोंगिंगनेस नीड में हमारा जो चाह है कि हमें कोई प्यार करे या हमें कोई एक्सेप्ट करे, हम एक ग्रुप का पार्ट हो, हमारे रिलेशनशिप सारे जो हैं बहुत स्मूथ हो, ये चीज़ आ जाती है। अगर बाई चांस किसी रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, आपका पेरेंट्स के साथ नहीं ठीक से चल रहा, या आपका भाई बहन से कोई लड़ाई है, या कोई एक सिग्निफिकेंट अदर है उससे लड़ाई हो गई है, तो उस वजह से आप इस स्टेज पे आके अरेस्ट हो जाओगे अगर आप उसको रिजॉल्व नहीं करोगे। ज़रूरी है कि हर जो कॉन्फ्लिक्ट हर लेवल पे जो बर्थ लेती है उसको वहीं रिजॉल्व किया जाए। अगर उसको आप नहीं रिजॉल्व कर पा रहे तो आपके साथ ऊपर पाइल अप होती रहती है। आप फोर्थ स्टेज पे पहुंचते हो जो है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम ऑफ कोर्स कहाँ से आएगी? आपके करियर से आएगी, आपके सेल्फ इमेज आप क्या क्रिएट करते हो उस वजह से आएगी। आप अपने इंटरेस्ट का एरिया फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम भी ज़्यादा बढ़ेगी। आप अपना इंटरेस्ट के एरिया नहीं फॉलो कर रहे किसी भी रीज़न की वजह से कि वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया या आपको लगा आपकी कैपेबिलिटी नहीं है वहाँ पर,
तो आपकी ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से सेल्फ एस्टीम भी कम हो जाती है। अगेन अगर इस इशू को भी आप यहाँ नहीं रिजॉल्व करोगे तो आपके अंदर एक और फ्रैगमेंट आ जाता है, एक और परसेंटेज ऑफ योर माइंड जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप एक इनकम्प्लीट पर्सन की तरह इस स्टेज जो सबसे ऊपर वाली स्टेज है वहाँ उसको अप्रोच करते हो। मैं ये नहीं कहूँगी आप उसको अकम्प्लिश कर सकते हो, आप उसको अप्रोच करते हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसका मीनिंग क्या है ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है। एक्चुअलाइजेशन वुड मीन कि आप अपने ट्रू सेल्फ को दिखा पा रहे हो या नहीं, क्या आप वही हो जो आप होना चाहते हो, या आप जेन्युइनली वही हो जो आप दिखा रहे हो। ये चीज़ बहुत कम लोग हैं जो इस पीक एरिया तक पहुंच पाते हैं। और वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने हर लेवल पे अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व किया और फिर वो यहाँ पहुँचे हैं। अगर हमने हर लेवल पे अपने इशू को रिजॉल्व नहीं किया तो आपका एक फ्रैगमेंटेड माइंड यहाँ पहुँचता है जो कि इनकम्प्लीट है। क्योंकि आप हर लेवल पे जहाँ 10% या 20% या 10% अपना छोड़ के आए हो तो अब ऑब्वियसली ऊपर आप एक कंप्लीट पर्सन की तरह नहीं पहुँच सकते। तो ज़रूरी है कि आप हर लेवल पे अपना इशू को रिजॉल्व करो। अब जो ये है हमारी मास्लो की जो थ्योरी थी, इसको हर देखा जाए तो डिसिप्लिन में पढ़ा जाता है। इसको साइकोलॉजी में तो पढ़ा जाता ही है, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इन सब सब्जेक्ट्स में पढ़ा जाता है, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। ये हर लेवल ऑफ नीड हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। इट्स लाइक अ गेम जिसमें बहुत सारे लेवल्स आप क्रॉस करके सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच पाते हो या नहीं पहुंच पाते। दैट इज़ बेसिकली द थिंग हियर। Now it's again very much important to understand कि इन चीज़ों को रिजॉल्व कैसे किया जाए। It's very much important to resolve all these issues at every point, ताकि आपको एंग्जाइटी ना हो, ताकि आपको कोई किसी चीज़ की अप्रीहेंशन ना हो। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप हर इशू को रिजॉल्व करो। सबसे ज़रूरी चीज़ असर्टिव होना सीखिए। असर्टिव होना और अग्रेसिव होने में डिफरेंस है। अग्रेसिव जब आप होते हो तो आप अपने आप को दूसरे पे हावी करने की कोशिश करते हो। असर्टिव जब आप होते हो तो आप अपनी भी चीज़ को आगे बोलते हो और दूसरे की भी चीज़ को सुनते हो। तो यू आर लाइक इट्स अ बैलेंस्ड स्टेट। सो बी असर्टिव एंड नॉट अग्रेसिव। से मतलब आपको नो बोलना आना चाहिए। असर्टिव होने का सबसे बड़ा जो रिफ्लेक्शन है वो ये है कि आप नो बोलना आप सीख गए हो। कि किसी आप कोई रिक्वेस्ट करता है आपको कोई काम करने के लिए और आप खुद बिज़ी हो तो आपको ना बोलना भी आना चाहिए। अगेन दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए। लॉन्ग टर्म गोल्स की जगह शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए। स्टार्ट समवेयर, मतलब वो कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। यू शुड बी एबल टू अकम्प्लिश शॉर्ट टर्म गोल्स पहले। वो आप अकम्प्लिश कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने में, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप और आगे बढ़ सकते हो, रादर देन लॉन्ग टर्म गोल बना के और आप उसको पूरा नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली आप डीमोटिवेटेड होके बैठ जाओगे। नेक्स्ट अगेन यू शुड समटाइम्स रिवॉर्ड योर सेल्फ। आपने कोई चीज़ अकम्प्लिश की है, अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए कि हाँ मैंने ये चीज़ पूरी की है तो चलो आज तो ये मुझे बनता है, ब्रेक बनता है, या ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। सिचुएशन को कन्फ्रंट करना सीखिए। डोंट ट्राई टू ऑलवेज डिले इट कि मतलब आज मैं एस्केप कर देता हूँ या आज कल के लिए डाल देता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है अच्छी इन चीज़ों में। यू शुड समटाइम्स कन्फ्रंट द सिचुएशन, क्योंकि कभी ना कभी आपको कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा, तो वाई नॉट टुडे। हर प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह देखो। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत कंसिडर कीजिए, चैलेंज की तरह देखिए कि ये चैलेंज है जो मुझे ओवरकम करना है। मतलब आई मीन ऑब्वियसली देयर इज़ नो फुल स्टॉप टू इट, रादर इट शुड बी समथिंग विच यू शुड लुक फॉरवर्ड टू एंड उसको ओवरकम करना आना चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन सीखिए। अपने बिहेवियर को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए क्लोजली कि आप कब कब कहाँ वल्नरेबल फील करते हैं या कहाँ लो फील करते हैं, और अपने आप को रेगुलेट करो कि जहाँ लगता है कि आपको कुछ खराबी आ सकती है या कोई गड़बड़ हो सकती है, आप अपने आप को पहले ही संभाल लो उसमें। सेल्फ कंट्रोल एक और चीज़ है जो आनी चाहिए हमारे कल्चर में, और बहुत सारे ऐसे कल्चर्स में फास्टिंग का रिचुअल है। ये फास्टिंग क्यों सिखाई जाती है? ताकि सेल्फ कंट्रोल सब सीख पाएँ। सेल्फ कंट्रोल की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। सपोजली आप किसी लड़ाई पे हो और आप अपना टेम्पर लूज़ करने वाले हो तो अपने आप को फटाफट डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए। कोई ऐसी चीज़ करिए जो जिससे आपका पूरा माइंड वहाँ से डाइवर्ट हो जाए। कोई गोविंदा मूवी देख लो, कोई वॉक के लिए चले जाओ, मतलब जस्ट डिस्ट्रैक्ट
डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फॉर अ फ्यू मिनट्स, आप वो फ्यू मिनट्स अपने बचा के एक बहुत बड़ी लड़ाई बचा सकते हो। तो आपको ये चीज़ें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। देन when it's a question of society's decision and your own desire, you should be able to reach a middle ground, जहाँ पर आप अपनी भी बात रख सको और आप सोसाइटी की बात को भी कहीं ना कहीं अकम्प्लिश कर पाओ। तो ये मिडिल ग्राउंड पहुँचने के लिए नेगोशिएशन स्किल आनी चाहिए। नेगोशिएशन स्किल वुड मीन के यू शुड मैनेज टू नेगोशिएट और अदर पुट फॉरवर्ड योर ओन डिज़ायर एंड लिसन टू व्हाट द सोसाइटी हैज़ टू से। सो उन दोनों का एक बैलेंस्ड सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ना आप उनको ओवर पावर करने दीजिए, ना आप अपने आप को ओवर पावर उनको करने दीजिए। सो दैट्स बेसिकली अ मिडल पॉइंट विच यू शुड मैनेज टू फाइंड। एंड अगेन लास्ट थिंग इन दिस लिस्ट अगेन विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज कि यू शुड फील रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कल को आप किसी और पे ब्लेम डाल के ये बोलोगे कि मैं अच्छा इसलिए नहीं कर पाया लाइफ में क्योंकि सो एंड सो रिस्पॉन्सिबल था। यू शुड मैनेज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन, तभी आप होल हार्टेडली उसके लिए काम करोगे, नहीं तो आप हमेशा ढूंढोगे कि मैं किस पे ब्लेम डालूँ। ये तो पॉइंट्स थे जो आपको हेल्प कर सकते हैं। अब आप कैसे दूसरे को हेल्प कर सकते हो, ऑब्वियसली जो मे बी देयर इज़ अ पर्सन हु रिक्वायर्स हेल्प एंड यू रियली केयर फॉर दैट पर्सन, सो आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हो। हर कंडीशन ऑफ वर्थ को, हर कंडीशनल चीज़ को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है अनकंडीशनल होके। बी अनकंडीशनल, शो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड टू अ पर्सन whom you care for, give them a safe zone to open up with you। आप सेफ जोन कैसे दे सकते हो, एक्सेप्टेंस शो करके, नॉन जजमेंटल बन के। दिस इज़ ऑल्सो फॉर ऑल द पेरेंट्स। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपसे शेयर नहीं कर रहा चीज़ें, तो आप उनको ऐसे इन्वायरमेंट दीजिए जहाँ वो आपके साथ सेफ फील करें। मतलब यू शुड नॉट बी अ लिटिल टू मच जजमेंटल अबाउट व्हाट दे मेंशन कि नहीं बेटा आप ये ऐसा ठीक कह रहे हो, नहीं ये गलत बोल रहे हो। आपको ये सब नहीं बोलना, आप बिल्कुल ओपन हार्ट से उनको हर चीज़ उनकी सुनो, बिना जजमेंट पास किए, नॉन जजमेंटल होके शो एक्सेप्टेंस। ज़रूरी चीज़ है कि आप उनके साथ रीजनिंग करो, रीजनिंग करना बहुत ज़रूरी है। rather than straight away dictating rules, it's better to reason out things with them। Also provide them with a very positive kind of an environment। अब पॉजिटिव बोलना बहुत ईजी है, सो पॉजिटिविटी आती ही इसी चीज़ से है कि आप उनको कितना एक्सेप्टेंस शो करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है एम्पथी। सिंपथाइज़ की जगह एम्पथाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। एम्पथी के साथ आप दूसरे के साथ इमोशनली आइडेंटिफाई कर पाते हो, रादर देन सेइंग कि अरे हाँ बेचारा कोई नहीं है। आपको उसके साथ एम्पथाइज़ करना है, आपको उसके साथ इमोशनली आइडेंटिफाई करना है, तो आप उसकी पेन को खुद भी फील कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू हेल्प इन अ बेटर वे। सो ये सारे पॉइंट्स जो थे ज़रूरी, जो मुझे लगा मुझे शेयर करने चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कुछ सेल्फ टॉक इनिशिएट करने में, अपने से बात करने में आपको हेल्प करेगी। एंड ऑल्सो इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ मोर पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड अ मोर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट एट योर प्लेस। सो आप इन पॉइंट्स पे ज़रूर फोकस कीजिएगा एंड बताइए मुझे थ्रू योर कमेंट्स के आपको क्या लगा इस वीडियो के बारे में, एंड इफ़ यू वांट टू काइंड ऑफ ऐड एनी अदर सोल्यूशन टू द लिस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।